हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम मैथ्स 1 के चैप्टर 4 रेशियो एंड प्रपोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए प्रैक्टिस सेट 4.2 की तरफ बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। हम जो रेशियोज दिए हुए हैं उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। यानी मान लो कि मैंने आपको a/b एंड c/d ऐसे रेशियो दिए हैं और आपको कंपेयर करना है। जब भी वर्ड आता है कंपैरिजन, कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि दिया हुआ टर्म ग्रेटर है या आपस में एक दूसरे से लेस देन है और या आपस में इक्वल है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही मेथड है और वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए अगर मैं कोई टर्म आपको यहाँ पे जैसे आपके टेक्स्ट बुक में है 4/9 एंड 7/8, ऐसे दो मैंने आपको रेशियो दे दिए और आपको कहा है कि कंपेयर करना है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, इसे कंपेयर करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। सो 4 8 जा 32, 7 9 जा 63। सो बेसिकली माई 63 इज ग्रेटर। तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, यहाँ पे 7/8 जो है वो ग्रेटर का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो। प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले बेटा आपको एक सॉल्व्ड एग्जांपल दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आइए वो सॉल्व्ड एग्जांपल एक बार देख लेते हैं और फिर हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दिया है इफ a/b is equal to 2:1 and b/c is equal to 4:1, then find the value। आपको कहता है फाइंड आपको a⁴ अपॉन 32 b² × c² का होल क्यूब, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब बेटा देखो ये कितना सिंपल और आसान है, आपको देख के लगेगा ये इस क्यूब भी निकालना है, a⁴ भी निकालना है, स्क्वायर भी निकालना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करो, जो रेशियो दिया हुआ है उन रेशियो की मदद से आप a, b और c तीनों की वैल्यू फाइंड कर लो और उसको यहाँ पर पुट कर दो, काम हो गया खत्म। तो वो करेंगे कैसे, तो देखो a/b इज नथिंग बट क्या होगा मेरा 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b कहाँ चला जाएगा 2 के पास, यानी मैं कह सकता हूँ माई a इज इक्वल टू नथिंग बट 2b, बिकॉज 1 a में मल्टीप्लाई होगा वो तो 1 ही रह जाएगा। देयरफॉर आपको b/c क्या दिया हुआ है, b/c का रेशियो है 4/1। क्या वो लाइट की वजह से मिस हो रहा है, नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो b आपको क्या मिलेगा 4 टाइम ऑफ c। a की वैल्यू क्या मिली 2 टाइम ऑफ b और b की वैल्यू क्या मिली 4 टाइम ऑफ c। ठीक है, और अगर आप चाहो तो अगर जब आपको b की वैल्यू मिल चुकी है 2 × b है ना, सो a इज इक्वल टू, मैं इस b की वैल्यू यहाँ लिख सकता हूँ इसके प्लेस पे, बिकॉज b की तो वैल्यू क्या मिली मुझे 4 टाइम ऑफ c, इजंट इट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 4 टाइम ऑफ c लिख दूंगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 4 8c, 2 4 8c। यानी अब आप देखेंगे a की वैल्यू मुझे कौन से टर्म में मिली है, c के टर्म में मिली है, b की वैल्यू भी किस टर्म में मिली है, c के फॉर्म में मिली है। तो a और b की वैल्यू पुट कर दो, c का c रहने दो, वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलो जल्दी से a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो।
तो यहाँ क्या है a टू द पावर 4। a टू द पावर 4 का मतलब क्या है, a का वैल्यू कितना है, अभी 2 भी नहीं रहा बेटा, अब 2 भी चेंज होके 8c बन गया है, क्योंकि हमने b का वैल्यू रख दिया था यहाँ से जो हमें वैल्यू इसकी मिली थी। तो ये आपका हो जाएगा a टू द पावर 4 यानी कि 80c का पावर 4 अपॉन 32 इंटू बी स्क्वायर, बी यानी कि 4c का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर टू द होल क्यूब। हम क्यूब सबसे लास्ट में निकालेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर के टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 8c का स्क्वायर टू द पावर 4 क्या हो सकता है, तो आप चाहो तो पावर मत निकालो क्योंकि नंबर बड़ा हो जाएगा तो डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, लाइक 4 है मतलब 8 भी कितने बार आएगा, 4 टाइम आएगा, c कितने टाइम आएगा, 4 टाइम आएगा। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी। आप सम्स को जितना सिंपल तरीके से रखोगे उतना आपको डिवीजन में आसानी होगी। 32 एज इट इज आएगा इंटू, अब 4c का स्क्वायर है यानी 4 भी यहाँ 2 टाइम आएगा, c भी यहाँ पर 2 टाइम आएगा। 4 इंटू 4 इंटू सी इंटू सी हो गया। लास्ट में क्या है, c का स्क्वायर है यानी c कितनी टाइम आएगा, अगेन 2 टाइम। अब आप क्या करोगे, जो टर्म एलिमिनेट हो सकता है, जो नंबर कट सकते हैं आप उसे काट दो। तो सबसे पहले तो क्या कटेगा, सी कैंसल, सी कैंसल, सी कैंसल, सी कैंसल। तो देखा वेरिएबल पूरा आपका एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं नंबर पर, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। नाउ 4 1 जा 4 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा। तो अब डिनोमिनेटर में आपको क्या मिला, 1 1 जा 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर में आपको 1 ही आएगा बार बार। तो डिनोमिनेटर में 1 का वैल्यू कुछ होता नहीं है, न्यूमिनेटर में आते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। द आंसर कम्स 8। So what is the value of this? The answer is 8। आप जाकर उसे चेक करोगे। So I am so sorry, अभी मुझे क्या करना है, एक सेकेंड, इसका क्यूब निकालना है। ये तो 8 जो मुझे मिला बेटा, 8 तो मुझे इसको सॉल्व करने पे मिला ना, ब्रैकेट के अंदर वाला। अभी 8 का मुझे क्यूब भी निकालना है। So 8 का क्यूब निकालोगे तो क्या होगा, 8 8 जा 3 टाइम ना, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। तो आंसर आएगा 512। इट इज द फाइनल वैल्यू। तो देखा बेटा, इस तरीके से करना था, बहुत सिंपल और बहुत ही आसान था। इसी तरीके से आने वाले न्यूमेरिकल्स में भी आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और किस इक्वेशन में पुट करके आपको उसका एंड आंसर निकालना है। तो अब हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन देखेंगे। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। इस प्रॉपर्टी में आपको क्या नजर आ रहा है, आप देखोगे कि जो आपका रेशियो है a अपॉन बी इज इक्वल टू a इंटू के अपॉन बी इंटू के। यानी आपने एक चीज इसमें नोटिस किया होगा, के जो टर्म है वो कॉमन होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म, यानी दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो अब आप इसकी वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, देखो दो तरीके से है, या तो आप इसकी वैल्यू x एज्यूम कर लो और डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, और या तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए करो। यानी आपको जो पहला दिया हुआ है 5/7 इज इक्वल टू डैश अपॉन 28, तो आप क्या करो, 28 का ऐसा फैक्टर लो, मतलब ऐसे दो टर्म लो जिसमें एक टर्म b की तरह कॉमन होना चाहिए। क्या कहा मैंने, आपको इसको इस तरीके से दो टर्म में डिवाइड करना है, मतलब दो ऐसे फैक्टर लेने हैं
जिसमें कि एक टर्म इससे मैच करे, तो वो क्या हो सकता है, 7 4 7 4 हो गया। तो 7 क्या करेगा, इससे मैच कर रहा है ना, यानी ये मेरा बी टर्म हो गया। अगर मैं बोलूँ ए मेरा 5 है और बी मेरा 7 है, तो आप देखो 7 यहाँ कॉमन हो गया, जैसे बी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी बी है। अब यहाँ पे आपको के क्या मिल रहा है, आप एज्यूम कर रहे हो ना, तो यहाँ पे के क्या मिल रहा है, ये आपका बी हो गया, ये आपका के हो गया। अब जो के नीचे है वही के ऊपर भी आएगा। हाँ बेटा, जो के डिनोमिनेटर में है वही के ऊपर भी आएगा। देखो ना, के यहाँ पर है तो नीचे के मुझे 4 मिला तो ऊपर भी 4 लूंगा, लेकिन 4 के पास क्या है, ए, और ए क्या है मेरा यहाँ 5, यानी इंटू 5, 5 4 20/28। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे हम, 28। तो यहाँ पर बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जिसमें एक टर्म दिया था उसका फैक्टर लिया, और ऐसा फैक्टर लिया कि उसका एक टर्म मेरे बी से इक्वल आना चाहिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिंपल मेथड। क्या है आपका, 5/7 है, ठीक है। यहाँ आप x लोगे और डिनोमिनेटर में आपको दिया है 28। अब 28 को 5 के पास भेज दो, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 28/7 इज इक्वल टू x। x तो राइट हैंड साइड में ही बचा, तो 7 1 7, 7 4 28 एंड 5 4 20। तो ये तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई से, और ये मेथड है जो आपको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। सो जो भी आपको सही लगे आप उसको कीजिए। अगला, यहां पे आपको क्या कहता है, 35 अपॉन डैश 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 डैश। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको दो टर्म में स्प्लिट करूंगा, जिसमें से ए जो है मैच करना चाहिए, यानी इसमें एक मेरा 5 आना चाहिए। तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। ए टर्म कॉमन हो गया, और ये क्या है, के है। 7 क्या है मेरा, के। अब के जो ऊपर है वही नीचे ले लो, 7 ऊपर है तो 7 नीचे भी आएगा, और 7 किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चा, बी टर्म से, और बी क्या है आपका 7। तो आंसर आएगा 35/7 7 जा 49, इजंट इट। अब आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, 5/7 एंड 35 अपॉन यहाँ y ले लो। अब क्या करेंगे, 7 जाएगा 35 के पास, है ना, 7 35 के पास जाएगा, y 5 के पास जाएगा, और 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो y कहाँ चला जाएगा, 5 के प्लेस पर, ठीक है, और 5 कहाँ चला जाएगा, y के प्लेस पर, और ये 7 कहाँ चला जाएगा, 35 के पास। 5 7 जा 35 एंड 7 7 जा 49। इज इट, कितना सिंपल और आसान है। लास्ट जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 5/7 इज इक्वल टू डैश अपॉन 3.5, ठीक है। अब आप इसे कैसे दो पार्ट में स्प्लिट करोगे, देखो बेटा 35 को ऐसे स्प्लिट करो कि 7 आना चाहिए। तो अभी हमने तो किया ना 35 के लिए 5 × 7। तो आप इसमें एक चीज़ कॉमन कर देना, इसमें डेसिमल है एक डिजिट के बाद। बी वाले टर्म में देखो, ये मेरा ए टर्म है और ये मेरा बी टर्म है, मानते हो ना। तो बी टर्म में देखो बेटा डेसिमल नहीं है, बी वाला आपका एज इट इज 7 है। तो ये 7 और 5 पहले तो लिख के रखो, देखते हैं क्या आता है ना। अब 7 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.5 आ जाए। तो मान लो पहले डेसिमल हटा दो, कितना है 35, यानी 7 फायजा करेंगे तो 35 आएगा, पर यहाँ पर 3.5 है, एक डिजिट के बाद डेसिमल। आप भी दे दो डेसिमल, आप भी दे दो डेसिमल। तो डेसिमल दोगे तो उसकी जगह क्या लेना पड़ेगा, 0.5। तो 0.5 अगर आपने डिनोमिनेटर में लिया है तो ये तो के हो गया ना बेटा। तो जो के डिनोमिनेटर में होता है वही के ऊपर भी जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा, 5 5 जा
25 यानी कि 2.5 इजंट इट। अगर आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ z ले लो और ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपको 2.5 ही आएगा। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको a/b क्या दिया है? आपको a/ दिया है 9/45, ठीक है। क्या दिया है? 9/45 और ढूंढना है आपको, यहाँ पर दिया है 4.5। तो आपको ये 4.5 का फैक्टर लेना है। तो सबसे पहले देखो AB तो आपको लेना ही है, जो आपको AB दिया हुआ है वो आपको बार बार लेना है। तो मैं ले लेता हूँ 9/14 है बेटा, ठीक है, गलत हो गया। सो a/b तो आएगा ही आएगा, क्योंकि a/b जो रेशियो दिया है उसी में k से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं? 9 में देखो यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू दी गई है, तो मैं 9 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 4.5 मिले? तो मैंने जैसा हर बार बोला डेसिमल पहले निकाल दो, तो क्या हो गया? 45। सो 9 के टेबल में 45 कितनी बार में आएगा? 9 5 45। लेकिन यहाँ पर आपको 4.5 चाहिए, यानी 1 डिजिट के बाद डेसिमल। तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो जो ऊपर k की वैल्यू आ गई है वही नीचे आएगी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आ गया, और नीचे वाले को कर दो 70, और 1 डिजिट के बाद यहाँ क्या देना है आपको? 80 होता है। अब यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल देना है, तो 8.0। तो डेसिमल के बाद 0 की तो वैल्यू होगी नहीं, तो आंसर आएगा आपका 8। ठीक है बच्चा? ओके, आई एम सो सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इट इज 7। फाइन। अगले में भी आपको यही करना है। 9/14 आपको दिया है, डिनोमिनेटर में आपको 42 लाना है। तो पहले a/b तो ले लो, a इंटू के, b इंटू के। k कितना है? तो 14 के टेबल में 42 कितनी बार में आएगा? 3 14 3 42, तो वो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि k तो आपका कांस्टेंट होगा। तो आंसर आएगा 27/42। तो ये लो मिल गया आपका 27। अब यहाँ पर आपको डेसिमल दिया है 14 का, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे कि आपको 3.5 मिले। ये एक थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा, है ये भी सिंपल। आपको दिया है A 9 है और आपका B 14 है, ठीक है। अब आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करो? k आपका कॉमन होना चाहिए ना, तो आप 14 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 3.5 आ जाए? तो मुझे नहीं लगता कि 14 में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 3.5 आ जाएगा। हाँ, मैं 14 को यहाँ मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड कर सकता हूँ। और किससे डिवाइड करूंगा? 4 से। और ओके स्टूडेंट, अब ये आपको जो लास्ट वाला दिया है फ्रैक्शन, जो कि 3.5 है, इसको आप कैसे 14 को 3.5 में ले आ सकते हो? तो उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/4 से मल्टीप्लाई करो, तो बेसिकली ये 1/4 क्या करेगा? 14 को डिवाइड कर देगा। तो 4 के टेबल में 14 कितनी बार में जाएगा? 3 12। तो 14 में से 12 गया,
2 बचेगा, यहाँ पॉइंट दे दो, यहाँ 0 ले लो, 4 5 20, तो ये आपका आ जाएगा 3.5। और 4 से 9 को डिवाइड करो, 4 2 8, 9 में से 8 गया, कितना बचेगा 1, यहाँ डेसिमल दे दो, यहाँ 0, 4 2 8, फिर यहाँ क्या बचेगा 2, 0 ले लो, 5 20, सो 2.25 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो k है वो हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा बेटा 1/4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कहता है फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। आपको यहाँ पर रेशियो फाइंड करने बोला है। द रेशियो ऑफ, आपको रेशियो किसका लेना है, रेडियस टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। आपको रेडियस का रेशियो लेना है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल से। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, दो रेशियो यहाँ किसके बीच में बन रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल इज टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। इन्हीं दोनों का मुझे रेशियो लेना है। अब जैसा कि आप जानते हैं रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, बोलो, रेडियस तो r होता है ना, ये इस टू है तो मैं इसको भी फिलहाल तो अपॉन में लिख रहा हूँ। रेडियस ऑफ सर्कल इज r। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है 2πr। दो फॉर्मूला है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का दो फॉर्मूला है, एक होता है 2πr, दूसरा होता है और πd। पढ़ा होगा ना, अरे 2 टाइम्स ऑफ r मतलब डायमीटर, डायमीटर तो दोनों 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगा लो। तो मैंने ये 2πr वाला फॉर्मूला लगाया, तो इसमें क्या होगा, r विल गेट कैंसल्ड, तो ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1 तो लेना पड़ेगा, 1/2π। तो अब आप इसे चाहो तो रेशियो में 1:2π, 1:2π के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो। देखा कितना सिंपल है। दूसरा, रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस। फिर से आपको यहाँ पर रेशियो लेना है, किसका, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का। जहाँ पे आपको ऐसा बेटा 2 वर्ड आएगा ना, उसी दो चीज़ों में रेशियो बनेगा। तो यहाँ पे 2 देखो यहाँ आ रहा है, किसके किसके बीच में है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल टू एरिया, यानी सर्कल का एरिया का रेशियो लेना है और सर्कल का सर्कमफरेंस लेना है विथ रेडियस r। यानी कि पाई वाला फॉर्मूला मत लगाना, यहाँ पर पाई वाला फॉर्मूला आपको सर्कमफरेंस का नहीं लगाना है। यहाँ पे बोल रहा है रेडियस के फॉर्म में आपको सर्कमफरेंस लेना है। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। क्या, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, ये आपको ऐसे ढूंढना है। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या दिया है आपको, बताइए। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल मुझे लेना है 2πr अपॉन एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो चलिए अब आप इसे यहाँ पर एलिमिनेट करना शुरू कर दो, जो टर्म्स कट सकते हैं। पाई से कैंसल्ड हो जाएगा, r एक r से कैंसल्ड हो जाएगा, तो ऊपर बचा 2, डिनोमिनेटर में बचा r, देयरफॉर 2:r। इस तरीके से आपको रेशियो लेना था। लास्ट वाला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड। यानी आपका जो रेशियो बनेगा वो किसके बीच में बन रहा है, डायगोनल
इज टू साइड्स, डायगोनल इज टू साइड ऑफ स्क्वायर, डायगोनल और साइड ऑफ स्क्वायर में बन रहा है रेशियो। तो एक डायग्राम से मैं आपको इसको समझाता हूं। मान लो कि ये आपका स्क्वायर है जिसमें क्या कहता है, रेशियो ऑफ डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल ले लो, मान लो ये ए बी सी और डी, एक स्क्वायर है जिसमें बी डी एक डायगोनल है। क्या कहता है, इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर, आपको इसका साइड 7 सेंटीमीटर दिया है, और आप जानते ही हैं स्क्वायर के जो ऑल साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो रेशियो में मुझे यहाँ पर क्या लेना है, डायगोनल इज टू साइड। तो डायगोनल कौन है यहाँ पर, बी डी अपॉन कोई भी एक साइड ले लो, बी सी ले लो, डी सी ले लो, बिकॉज डायगोनल साइड्स तो सेम ही रहने वाले हैं, तो मैं बी सी ले लेता हूँ। चलो, तो अब मुझे इनका रेशियो निकाल लेना है, तो उसके लिए मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए। अब चूंकि बी सी की वैल्यू है मेरे पास 7, बी सी की वैल्यू मेरे पास है दैट इज 7, लेकिन मेरे पास किसकी वैल्यू नहीं है, मेरे पास डायगोनल की वैल्यू नहीं है। तो डायगोनल की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये आपको बेटा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा बी डी सी, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस लगा लो, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपको ये हाइपोटेनस मिल जाएगा। क्या कहता है पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, डी सी दिख रहा है कहीं, पहले कट तो नहीं रहा है, हाँ दिख रहा है, हाँ। तो बी सी आपका है 7 स्क्वायर प्लस डी सी भी आपका है 7 स्क्वायर। अच्छा, ये वाला आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, बी डी अपॉन डी सी, और बी सी ले लो, चाहिए बी डी अपॉन बी सी, कोई भी ले लो ना बेटा, डायगोनल अपॉन साइड आपको लेना है, ठीक है, डायगोनल ऊपर ले लेना और साइड जो आपका है वो नीचे आ रहा है बी सी, तो आप कोई भी ले सकते हो, बी सी डी सी कुछ भी ले सकते हो, ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ स्क्वायर। तो थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं ये ऊपर का मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर क्या मिला मुझे, माई बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 49 इज इक्वल टू 98। अब ये तो मुझे स्क्वायर में मिला है, तो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो बी डी इज इक्वल टू 7√2, ठीक है, ये मुझे बी डी मिल गया, कितना मिल गया मुझे बी डी, 7√2। तो चलिए अब हम यहाँ पर डायगोनल में पुट कर लें, बी डी कितना मिला मुझे 7√2, और बी सी कितना है, बी सी तो ऑलरेडी 7 दिया ही है बच्चा, तो 7 विल गेट कैंसल्ड, व्हाट इज लेफ्ट, क्या बच गया, ऊपर बच गया √2, डिनोमिनेटर में बच गया 1, तो रेशियो क्या आएगा इसका, √2:1, ये इसका रेशियो आ गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ √98 का को आप सॉल्व करोगे, रियल नंबर में मैंने आपको सिखाया था 7√2 होता है, कैसे होता है, देखो 98 का फैक्टर क्या है, आपने क्या किया, 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98 बराबर। अब ये 7 7 दो पेयर बन के बाहर आ जाएगा रूट के, तो यहाँ आ जाएगा 7 और रूट के अंदर क्या बच जाएगा 2, दैट इज 7√2। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देखो यहाँ पे क्या कहता है, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, यानी आप इसे डायग्राम से समझना चाहो तो भी समझ सकते हो। मान लो कि एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया, ठीक है, इसमें वन ऑफ द साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड अनदर ब्रेथ इज 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें रेशियो फाइंड करने बोलता है, किसके बीच में,
पेरीमीटर टू इट्स एरिया, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पहले ढूंढ लेना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको ढूंढ लेना है, जिसमें आपको 5 लेंथ दिया है और 3.5 आपको ब्रेथ दिया है। आप चाहो तो यहाँ लिख दो ऐसे, ठीक है। तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, इजंट इट। तो चलो ले लो वैल्यू, 2 टाइम्स लेंथ है 5, ब्रेथ है 3.5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8.5, आंसर इज 7 सेंटीमीटर, यही होगा। उसी तरीके से अब आप एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है आपका देख लो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 3.5 सेंटीमीटर, 5 5 are 25, 2 carry, 5 3 are 15 plus 2 17, that is 17.5 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पर रेशियो किसका निकालना है, पेरीमीटर अपॉन एरिया, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर का वैल्यू कितना है, पेरीमीटर आया आपका 17 और एरिया कितना आया आपका 17.5, isn't it? और अगर आप देखोगे रेशियो को, अगर आपको ये डेसिमल में नहीं निकालना है तो आप इस दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 17 2 हो जाएगा आपका 34 और 17.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 35। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले सेशन में फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं मिलूँगा। तो तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने सेल्फ स्टडी को यूँ ही करते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।